हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है धाकड़ कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं बैंकिंग अवेयरनेस का अगला लेक्चर। उसके बारे में बात करते हैं, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं और जानते हैं कि इंटरव्यू और रिटन एग्जाम में किन किन चीजों का इंपॉर्टेंस होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस का नया चैप्टर। तो आज हम पढ़ेंगे, जो पिछली बार मैंने बताया भी था, हम पढ़ रहे थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हम देख रहे थे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। और इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कई सारे फंक्शंस मैंने बताए थे, जिसमें मैंने बात की थी एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन की, इशूअर ऑफ करेंसी। यानी करेंसी मतलब मुद्रा, मुद्रा को इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपके लिए मुद्रा इशू करता है। इसके अलावा मैंने बात की थी इशूअर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इशूअर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और इसके अलावा कई सारे मैंने फंक्शन बताए थे, जैसे आपको बताया था कि ये बैंकर्स बैंक है, बैंकर्स बैंक। मैंने आपको बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है रेगुलेटर ऑफ बैंक भी है, दोनों में माइन्यूट सा फर्क है, बात करेंगे इसकी, रेगुलेटर ऑफ बैंक। फिर बात करते हैं अगले फंक्शन की, तो ये है कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, यानी कंज्यूमर की एजुकेशन और उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा मैंने बात की थी कि ये जो है कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स भी है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स। और मैंने बात की थी कि ये जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को भी चलाता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को चलाता है। और मैंने बात की थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बैंक टू गवर्नमेंट एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव, इट्स रिप्रेजेंटेटिव। तो ये मैंने आरबीआई के फंक्शंस के बारे में बात की थी, ये आरबीआई के स्पेसिफिक फंक्शन है। तो इसमें आज हम जानेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को पढ़ेंगे दोस्तों। मैं आपको ये दूसरी बार इसलिए लिख के बता रहा हूं कि ये हमारे बैंकिंग का कोर है, इसको जाने बिना आप बैंकिंग को नहीं समझ सकते हैं। इनमें ही हम 2, 3, 4 क्लास में सारे को कंप्लीट करेंगे, एक एक फंक्शन को देखेंगे, उसके अंदर बहुत सारी चीजें देखेंगे। और आप बस इस मैपिंग को ध्यान रखिएगा कि हम कहां पढ़ रहे हैं। जैसे आज अगर हम इशूअर ऑफ द करेंसी पढ़ेंगे तो इशूअर ऑफ करेंसी में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, कौन कौन से नोट हैं, नोट में क्या चीजें हैं, वो फेक करेंसी क्या होती है, फिएट करेंसी क्या होती है, आपका स्टैंडर्ड करेंसी क्या होती है। हम ये पढ़ेंगे कि आपका जो करेंसी चेस्ट है वो क्या होते हैं, नोट पे जो कई सारे फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फेक नोट के बारे में क्या चीजें आरबीआई ने कही है, क्लीन नोट पॉलिसी क्या है, सॉइल्ड नोट क्या है, म्यूटिलेटेड नोट क्या है, कॉइन्स क्या कहां छपते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे इसके बारे में। और जब ये पूरा हो जाएगा तब हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी पर, जो इकोनॉमी के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो फंक्शन है ये तो माइन्यूट से फंक्शन है, एक ही क्लास में सारे भी खत्म हो सकते हैं, ये जरूर थोड़ा बड़ा फंक्शन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इसमें ऑनलाइन पेमेंट से लगाकर ऑफलाइन से रिलेटेड कैसे मनी का सेटलमेंट होता है, क्लियरिंग कैसे होती है, माइक्रो क्लियरिंग कैसे चलती है, या अगर हम बात करेंगे भी सीटीएस जो चल रहा है वो कैसे चलता है, ये सारी बातों के बारे में बात करेंगे। इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पहले फंक्शन लिख दिए हैं कि सारे पढ़ने हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जितनी सारी चीजें हैं सबको देखेंगे। तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव क्लास होने वाली है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इशूअर ऑफ द करेंसी, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि जो करेंसी है यानी मुद्रा, वो आपको लेन देन में काम आती है। लेन देन में काम आने का मतलब ये कि पहले के टाइम में अगर हम देखें तो बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि अगर आपको कोई वस्तु किसी व्यक्ति से लेना है तो उसको क्या देंगे आप, अगर आपके पास करेंसी नहीं है, मनी नहीं है। अभी तो आप किसी से भी कोई चीज खरीदना होती है तो उसको पैसा देके खरीद लेते हैं, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा होता था कि उसको कुछ चीज देना पड़ती थी बदले में, उसके बदले में वो आपको कोई चीज देता था। जैसे अगर आपके पास में गोल्ड है और किसी के पास में, किसान के पास में गेहूं है, वीट है,
अगर आपको ये गेहूं चाहिए तो आपको वो गेहूं दे देगा, आप उसको गोल्ड दे दीजिए, दैट इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। विनिमय प्रणाली ऐसी ही चलती थी, लेकिन हर व्यक्ति के पास गोल्ड और अवेलेबिलिटी और बहुत सारी चीजों का होना बहुत मुश्किल था, इसीलिए हमने करेंसी इजाद कर दी। अब हर व्यक्ति के पास करेंसी है जो सब जगह एक लीगल टेंडर है, ये भी क्या होता है हम देखेंगे अभी, और एक्सेप्टेबल है सब जगह, यानी हर व्यक्ति करेंसी को लेता है और उसको जो है उसके बदले में खरीदारी कर लेता है। वैसे अगर आप देखें तो करेंसी का उसका जो नोट है उसका कोई वैल्यू नहीं है, अगर वो पानी में गिर जाए तो कागज का टुकड़ा है, और अगर आप ऐसे भी वो कल से मोदी जी बोले आके कि मित्रों तो भी कागज का टुकड़ा ही है वो। तो हम ये देखते हैं कि करेंसी जो है हमारी सुविधा के लिए एक एक्सेप्टेबल मीडियम है, जिसको एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है और उसको उसके बदले में वस्तुओं की खरीदी बिक्री करता है। तो करेंसी इस तरीके से है। अब देखिएगा करेंसी में क्या क्या चीजें और इंक्लूडेड है, हम उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि करेंसी में जो आपका मैं बात कर रहा था कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, तो इसके टाइप्स में देखिएगा सबसे पहले तो स्टैंडर्ड करेंसी। अब देखिए स्टैंडर्ड करेंसी क्या है, मानक, इसको बोलते हैं मानक, मानक मुद्रा। मानक मुद्रा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी में दूसरी मुद्राओं का वैल्यू मापा जाता है, दूसरी मुद्राओं का वैल्यू मापा जाता है। इसका मतलब ये कोई भी एक प्रेशियस मेटल होती है जिसमें आप बोल सकते हैं कि दूसरी मुद्राओं का या दूसरी करेंसी का जो वैल्यू है वो नापा जाए। जैसे आप एक गोल्ड का बेहतरीन एग्जांपल ले सकते हैं, गोल्ड एक स्टैंडर्ड करेंसी है। अगर हम गोल्ड में ही सारे काम करें तो गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी हो सकती है, बस इसकी अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है कि इतनी अवेलेबल नहीं है। इसमें क्या इस स्टैंडर्ड करेंसी का जो होता है क्या फीचर्स होता है कि इसमें उस करेंसी का जो फेस वैल्यू है वो इक्वल होता है उसके रियल वैल्यू के, रियल वैल्यू के फेस वैल्यू करेंसी के रियल वैल्यू के इक्वल होता है। इस रियल वैल्यू को आप इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। इस रियल वैल्यू को आप क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। यानी वो जो करेंसी का एक्चुअल में जितना मूल्य है उतना ही उस मेटल, प्रेशियस मेटल का रहेगा, वो दोनों इक्वल रहेंगे। तो आप चाहे तो कितने भी कॉइन जो है आप वहां पर छाप सकते हैं, अनलिमिटेड कॉइनेज का पावर आपके पास में होता है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है। यानी सपोज करिए कि आज हमारी करेंसी गोल्ड होती और मोदी जी आके बोलते कि हमने करेंसी बंद कर दी है, तो क्या गोल्ड का वैल्यू थोड़ी ना कम हो जाता। आज गोल्ड करेंसी नहीं है फिर भी गोल्ड का वैल्यू है क्योंकि वो प्रेशियस मेटल है। तो ऐसी प्रेशियस मेटल जिनको करेंसी के रूप में ही यूज किया जाता है वो स्टैंडर्ड करेंसी कहलाती हैं। उनका फेस वैल्यू रियल वैल्यू के बराबर होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होता है, अनलिमिटेड उनका कोइनेज किया जा सकता है। यानी आप भी अपनी मेटल ले जाइए और सिक्के छपा लीजिए, क्योंकि सिक्कों का मूल्य और सिक्कों का जो जिस मेटल से सिक्के बने हैं उसका मूल्य तो बराबर होता है। और आप ये कह सकते हैं कि इनका जो अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है। दोस्तों लीगल टेंडर का मतलब यह है कि वो करेंसी सब जगह एक्सेप्टेबल हो। अब चाहे वो कानूनी रूप से कर दीजिए या फिर अगर उसका वैल्यू इतना है तो वैसे भी सब जगह एक्सेप्टेबल होगी। जैसे गोल्ड अभी सब जगह एक्सेप्टेबल हो सकता है अगर आप करेंसी बनाए तो, लेकिन अगर नोट है कागज का तो उसके लिए लीगल टेंडर बनाना पड़ेगा रिजर्व बैंक को या सेंट्रल बैंक को, तभी वो हो पाएगा। तो एक करेंसी टाइप मैंने बताया स्टैंडर्ड करेंसी। 3 फीचर मैंने आपको बताया, फेस वैल्यू इज इक्वल टू रियल वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। दूसरा अनलिमिटेड कॉइनेज हो सकता है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर इसका होता है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों दूसरी टाइप ऑफ करेंसी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं उसके लिए। तो दूसरी टाइप ऑफ करेंसी जो है वो है आपकी टोकन, टोकन करेंसी। टोकन करेंसी क्या है दोस्तों, टोकन करेंसी है कि आप जो है उतना प्रेशियस मेटल ना लेकर थोड़ा चीपर मेटल ले लें तो वो इजीली अवेलेबल भी होगा और उसको विनिमय में या एक्सचेंज में आप यूज भी कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि आपको कम स्ट्रॉन्ग मेटल में या कम प्रेशियस मेटल में भी काम चल जाएगा। जैसे गोल्ड की बजाय आप कॉपर ले लीजिए, गोल्ड की बजाय आप थोड़ा कम जो है कोई और मेटल ले लीजिए, तो उसमें क्या होगा कि फेस वैल्यू जो है उसका वो बड़ा होगा रियल वैल्यू के। यानी अगर हम कॉपर को बना दें आपका करेंसी तो जो उसका फेस वैल्यू एक्चुअल में हमने रखा है 1000 रुपए, लेकिन अगर उस कॉपर को आप पिघला के किसी को दें तो फेस वैल्यू ज्यादा होगा उसके उस वैल्यू से। मान लीजिए 1000 रुपए हमने बोला कि इस कॉपर के सिक्के की वैल्यू 1000 रुपए है, लेकिन अगर उसको पिघलाएंगे तो 1000 रुपए नहीं आएंगे, 800 500 700 रुपए ही आएंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि फेस वैल्यू जो है रियल वैल्यू से बड़ा होगा।
और इसमें जो मैंने बताया था पिछली बार अनलिमिटेड वाला, इसमें लिमिटेड का कॉन्सेप्ट होता है, लिमिटेड कॉइनेज होता है और लिमिटेड ही लीगल टेंडर होता है। तो ये आपका है क्या, टोकन करेंसी। एक आपकी और करेंसी के बारे में जानते हैं जिसको हम बोलते हैं फिएट करेंसी। तो आजकल जितनी भी देशों में करेंसी चल रही है पेपर करेंसी, उसको हम फिएट करेंसी ही बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये फिएट करेंसी जो है किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी की जाती है और ये सिर्फ एक सिंबॉलिक करेंसी होती है। इसका कोई इंट्रिंसिक रियल वैल्यू नहीं होता है। कागज के टुकड़े को आप मोड़ के फेंक दीजिए, अगर वो करेंसी नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, जबकि गोल्ड की, सिल्वर की, कॉपर की वैल्यू हो सकती है। तो आजकल सारे देशों में जो भी करेंसी चल रही है लीगली उसको टेंडर बनाया गया है, उसको लीगल टेंडर बोला गया है। अदरवाइज उसका फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू जीरो है। सॉरी, फेस वैल्यू तो है उसका ज्यादा, उसका रियल वैल्यू जो है वो जीरो है। रियल वैल्यू जो है वो जीरो है, जबकि उसका फेस वैल्यू जो है 1000 रुपए के नोट का फेस वैल्यू जो है 1000 रुपए है, लेकिन 1000 रुपए के नोट को अगर आप गला दे, पिघला दे, कुछ और बना दे उससे, तो उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये आजकल सारे देशों में एक्चुअल करेंसी चल रही है। आप इसको पेपर करेंसी या कॉइन करेंसी भी बोल सकते हैं। कॉइन, पेपर, वो सारी चीजें चलती है, वो इसी में आती है। तो मैंने 3 तरह की मुद्रा आपको बताई। ये 3 तरह की मुद्रा अभी चलती हैं, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है। इनका यूज तो बहुत पहले हुआ करता था। जैसे आपने मोहम्मद बिन तुगलक का सुना होगा, उसने कॉपर के कॉइन बनाए थे और कई सारे जनता ने फिर वो कॉइन छाप लिए थे, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू ज्यादा बड़ी थी जबकि उसका रियल वैल्यू उतना नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड और क्या चीजें हैं उनके बारे में जानते हैं। तो हम बात कर रहे थे करेंसी की, और हम बात कर रहे थे कि आरबीआई जो है वो करेंसी इशू करता है। तो आरबीआई जो करेंसी इशू करता है उसमें वो फिएट मनी जो है रुपी के फॉर्म में, हमारा जो इंडिया की करेंसी है वो किस फॉर्म में है, वो रुपी के फॉर्म में। ये रुपी का सिंबल है। तो नोट जारी करता है, उनको हम बैंक नोट्स बोलते हैं। तो वो जो बैंक नोट हैं वो कौन कौन से टाइप के हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कॉइन्स के बारे में। फिर इनके बाद में हम बात करेंगे दूसरे जो फेक नोट, जो आपका करेंसी चेस्ट है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं रुपीज के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो रुपी है उसमें अभी जो प्रेजेंट में चल रहे हैं उनके बारे में अगर हम देखें तो प्रेजेंट में कौन कौन से रुपीस चलते हैं, तो 5 रुपया चलता है, 10 रुपया चलता है, 20 रुपया चलता है, 50 चलता है, 100 चलता है, 200 चलता है, 500 चलता है और 2000 चलता है। ये नोट वर्तमान में चल रहे हैं। हालांकि 1 रुपया भी चलता है, लेकिन 1 रुपए और 5 रुपए का जो इन्होंने प्रिंटिंग है वो बंद कर दी है, लेकिन ये सर्कुलेशन में है। तो ये सारे ही नोट सर्कुलेशन में है। अब आप देखिए, ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं इन पर जो है गवर्नर के साइन होते हैं। मैंने कल की क्लास में बताया था आपको कि गवर्नर कौन है। आपसे ये भी पूछा था मैंने कि डिप्टी गवर्नर कौन है। तो मैं डिप्टी गवर्नर जो है मैंने बताया था 3 है। एक मैंने बताया था माइकल पात्रा, 2 डिप्टी गवर्नर और हैं। कुछ लोगों ने आंसर दिया भी था। एमके जैन यानी महेश कुमार जैन और बीपी कानूनगो 2 गवर्नर और हैं, और एमडी पात्रा तीसरे डिप्टी गवर्नर हैं। और हमारे जो गवर्नर हैं वो तो एक ही हैं, शक्तिकांत दास। तो ये जितने भी नोट आपको ऊपर दिख रहे हैं इन सब पर साइन किसके होंगे, गवर्नर के। और जो 1 रुपए का नोट है उस पर साइन होते हैं किसके, फाइनेंस सेक्रेटरी के। फाइनेंस सेक्रेटरी के, वित्त सचिव, वित्त मंत्री नहीं, वित्त सचिव। तो आपको बताना है आज कमेंट में कि वित्त सचिव वर्तमान में कौन है। वित्त मंत्री तो श्रीमती निर्मला सीतारमण है, लेकिन वित्त सचिव कौन है जिसके 1 रुपए के नोट पर साइन होते हैं, ये आपको बताना है। तो ये सारे नोट आपके सर्कुलेशन में हैं। अब इन नोटों से रिलेटेड क्या चीजें हम बात करते हैं कि इन नोटों को कहां पर प्रिंट किया जाता है, इन नोटों से रिलेटेड और बातें जानते हैं। तो ये नोट जो है दोस्तों, ये नोट प्रिंट किए जाते हैं। इनकी प्रिंटिंग 4 हमारे यहाँ पर जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो 4 कौन कौन सी हैं, एक देवास में है, दूसरी है नासिक में, तीसरी है मैसूर में, चौथी है साल्बोनी में
ये 4 हमारी करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है अलग अलग जगह। और ये जो है ये एमपी में है, ये जो है महाराष्ट्र में है, ये जो है कर्नाटक में है, और ये जो है वेस्ट बंगाल में है। और आप इंफॉर्मेशन जानना चाहें तो इस पर जो है इस पर जो है वो BRBNMPL का कंट्रोल है, और इस पर जो है वो SPMCIL का कंट्रोल है। ये दोनों क्या हैं? ये प्रिंटिंग प्रेस को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई संस्थाएं हैं। जैसे अगर हम बात करें BRBNMPL का, तो ये आरबीआई की एक सब्सिडरी भी है। आरबीआई की 2 सब्सिडरी है, पहले 3 थी, अब 2 ही रह गई है। तो सेकंड क्वेश्चन आप कमेंट में मुझे बताइएगा, एक तो बताइएगा कि वित्त सचिव कौन है, दूसरा बताइएगा कि आरबीआई की दूसरी सब्सिडरी कौन है। एक तो इसके बारे में मैं बता रहा हूं, तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है। हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, इंग्लिश में भी आपको सेम बताना है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो ये आपका 2 जगह कंट्रोल करता है, एमपी और महाराष्ट्र में। भूल जाए कभी तो एम से याद रखिएगा, एम से, एम फॉर मनी, एम फॉर आरबीआई एंड एम फॉर BRBNMPL। अगर हम बात करें कर्नाटक और वेस्ट बंगाल की, तो यहां पर कंट्रोल होता है किसका? SPMCIL का। इसका पूरा नाम है दोस्तों सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैं यहां पर लिख देता हूं, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल में। वहां का मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, बाकी तो नोट छापने का काम तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही है, केवल 1 रुपए के नोट को छोड़कर। 1 रुपए का नोट जो है भारत सरकार के द्वारा छापा जाता है, और उसका जो सिग्नेचर होता है वो वित्त सचिव करता है। बाकी नोट जो जितने भी बैंक नोट हैं उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है, और ये 4 जगह जो है इन नोटों की छपाई होती है। तो आप चाहे तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बात करते हैं। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, चलिए बात करते हैं आगे। तो हम बात कर रहे थे करेंसी के बारे में, और मैंने बताया कि आरबीआई का एक फंक्शन है करेंसी इशू करना। तो करेंसी से रिलेटेड सारे काम आरबीआई ही करता है। हमने जाने कि उसमें कौन कौन से नोट हैं, तो 1 रुपए से लगाकर 2000 रुपए तक का नोट है। वैसे तो हमारा जो करेंसी है, जो आरबीआई एक्ट में लिखा है कि मैक्सिमम 10,000 रुपीज तक का नोट भी जारी किया जा सकता है। 10,000 रुपए तक का नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जा सकता है। लेकिन अभी मैक्सिमम कितना है? 2000। पहले जारी हुआ था लेकिन उसको बंद कर दिया गया। अगर आप जानना चाहें, थोड़ा डेप्थ में जानना चाहें, तो मैं बता देता हूं, हालांकि उसका इतना मीनिंग नहीं है, फिर भी 10,000 रुपए का नोट पहले जारी किया गया था और मैक्सिमम जारी किया जाता है। तो आरबीआई क्या करता है, जितनी भी हमारी करेंसी है उसका डिजाइन, प्रोडक्शन एंड ओवरऑल मैनेजमेंट, ये सारा क्या करता है? आरबीआई ही करता है। डिजाइन, प्रोडक्शन एंड ओवरऑल मैनेजमेंट ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। तो वही नोट का डिजाइन करता है, वही नोट का प्रोडक्शन करता है, और वही नोट का ओवरऑल मैनेजमेंट करता है। मैं बात कर रहा था 10,000 रुपए के नोट की, तो देखिए 10,000 रुपए का नोट 1934 में इशू किया गया था, और ये 1946 तक चला। और बाद में अगर आप ऐसे इसको ऐसे समझिए कि आपका, ये हटा देते हैं, देखिए मैं बात कर रहा था 10,000 रुपए के नोट की, या 5,000 रुपए का नोट भी इशू हुआ है। तो इसको ऐसे समझिए कि भारत में 1934 में 1,000 और 10,000 का नोट लाया गया था। 1,000 और 10,000 का नोट लाया गया था। तो भारत में 3 बार डिमोनेटाइजेशन हुआ है अभी तक। तो एक बार हुआ है 1946 में डिमोनेटाइजेशन, और डिमोनेटाइजेशन जो हुआ उसमें ये जो नोट थे 1,000 और 10,000 के नोट हटा दिए गए, यानी ये हटा दिए गए। तो पहला डिमोनेटाइजेशन कब हुआ? 1946 में। लेकिन ये आजादी से पहले का डिमोनेटाइजेशन, आजादी के बाद 2 बार ही डिमोनेटाइजेशन हुआ। तो सरकार ने क्या किया? 1954 में फिर 5,000, 1,000
और 10,000 के नोट जारी कर दिए वापस से। और जब 5,000, 10,000, 1,000 के नोट जारी कर दिए तो 1978 में हमारे गुजराती प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया, वापस से इन 1,000, 5,000 और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया। उनका नाम था मोरारजी देसाई। फिर बाद में 1987 में और उसके बाद में 500 का नोट भी सबसे पहले 500 का नोट 1987 में निकला। उसके बाद धीरे धीरे करते करते हमने 1000 का नोट भी निकाला और 1000 का नोट, 500 का नोट निकलने के बाद में एक बार और हमारे गुजराती प्रधानमंत्री आए और 2016 में उन्होंने बोला कि बंद। तो 1000 का नोट उन्होंने बंद कर दिया, 500 का भी बंद किया था, लेकिन 500 का तो नया निकाल दिया वापस। और 2000 का नया नोट 2016 में उन्होंने नया निकाला। तो ये मैंने बताया कि कब कब नोट निकाले हैं, ये मैंने बताया डिमोनेटाइजेशन कब हुआ है। सबसे पहला डिमोनेटाइजेशन 1946 में, दूसरा 1978 में, तीसरा 2016 में। ये दोनों आजादी के बाद हुए हैं, आजादी के पहले हुआ है। और मैंने बताया 10,000 का नोट भी निकाला गया था। तो ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो लिखिएगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं नोट्स के बारे में कि ये 2000 रुपए के जो नोट आए हैं ये कैसे दिखते हैं, दूसरे नोट्स कैसे दिखते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि ये नोट नकली है, कैसे जान सकते हैं असली है, या नकली नोट बैंक में आता है तो क्या प्रोसेस, जो इंटरव्यू का फेमस क्वेश्चन है कि अगर आप कैश पे बैठे हैं और आपको नकली नोट मिलेगा तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए इनके कुछ फीचर्स देखते हैं नोट्स के। ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। और आपका जो एक साइट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, ध्यान रखिएगा, पैसा बोलता है, बिल्कुल बोलता है, पैसा ही बोलता है। पैसा अपने आप को बताता है, कई बार तुच्छ प्राणियों के मुंह से निकलता है और बताता भी है, पैसा बोलता है। तो ये पैसा बोलता है एक साइट है आरबीआई की, और इस साइट पे हर एक नोट का आपको फीचर्स दिया है। आप ये पता कर सकते हैं कि नोट असली है, नकली है, कैसा है, क्या फीचर्स है उनके बारे में। तो वहीं से मैंने आरबीआई की साइट से पिक्चर लिए हैं, उनको देख लेते हैं। और एक करंट भी आपको अपडेट कर देता हूं कि अभी हाल ही में आरबीआई ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, मनी। वैसे तो मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता, लेकिन ये मैं बता देता हूं, अभी तक मैंने आपको 2 ही क्वेश्चन पूछे हैं, वो मुझे बताइएगा। एक तो फाइनेंस सेक्रेटरी मैंने आपको पूछा है और एक और क्वेश्चन बीच में पूछा था, उसका आंसर दीजिएगा। अभी हाल ही में आरबीआई ने मनी ऐप लॉन्च किया है। ये मनी ऐप क्या है, जो विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए ये एप्लीकेशन है, ताकि वो फेक करेंसी को डिटेक्ट कर पाए। इसका फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। तो ये जो है एक मनी नाम की एप्लीकेशन है, और उसी से जो है आप ये जान सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, इससे जान सकते हैं। लेकिन अगर आप वैसे भी जानना चाहें तो भी आप जान सकते हैं। तो वो कौन कौन से फीचर्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें देखते हैं 1 से लगाकर 13 तक फीचर्स दिए गए हैं, और इन 1 से लगाकर 13 तक फीचर्स में सबसे पहले अगर पहले फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर जो है वो है आपका सी थ्रू रजिस्टर। इस फीचर को बोलते हैं सी थ्रू रजिस्टर। सी थ्रू रजिस्टर का मतलब यह है दोस्तों कि सी थ्रू रजिस्टर में यहां पर आप अगर देख रहा होगा, ये 2000 रुपए लिखे हैं, ऐसे दिखेगा नहीं, लेकिन जब अगर आप लाइट के सामने देखेंगे, लाइट को सामने रखकर आप पीछे बैकग्राउंड में देखेंगे उसको, तो 2000 रुपए दिखेगा। बाकी तो ऐसे लाइन लिखी हुई है, ऐसा पता नहीं चलेगा आपको। तो इसी को हम सी थ्रू रजिस्टर बोलते हैं। फिर 2 नंबर जो लिखा हुआ है, 2 नंबर को बोलते हैं हम लेटेंट इमेज। लेटेंट इमेज, और ये जो लेटेंट इमेज है इसका मतलब ये देखिए, यहां पर कुछ फूल पत्ती टाइप बना हुआ है, ऐसे देखने पर तो डिजाइन लगती है, लेकिन अगर आप इसको लेटेंट इमेज क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसको आंखों के सामने 45 डिग्री टिल्ट करके देखेंगे तो पता लगेगा कि यहां पर कुछ लिखा हुआ है। और वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 2000 का नोट। वैसे ही आपके 500 में 500 दिखेगा, तो अलग अलग में अलग अलग दिखेगा। ऐसा मत ढूंढना कि 500 का नोट देके बोले कि सर ने बोला था 2000 दिखेंगे, तो 500 में 2000 नहीं दिखेंगे, 2000 में ही 2000 दिखेंगे। तो यहाँ पे 2000 दिख रहे हैं। फिर 3rd नंबर की बात करें तो देवनागरी लिपि में 2000 रुपए दिखे हुए दिख रहे हैं। इसके बाद में 4 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, ये 4 जो फीचर हैं ये विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए है। और ये क्या फीचर्स है दोस्तों, इसमें ये बताया जाता है कि विजुअली इंपेयर्ड या जो देख नहीं सकते वो लोग कैसे छू कर इन नोट को पहचान सकते हैं कि असली नोट है, नकली नोट है, कितने का नोट है। कितने का नोट तो कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले 13 नंबर फीचर्स की अगर बात करें तो इसको ब्लीड लाइन बोलते हैं। तो ब्लीड लाइन का मतलब है कि हर नोट पे एक स्पेसिफिक लाइन है, 2000 पे अलग, 500 पे अलग, 200 पे अलग, 100 पे अलग, 50 पे नहीं है। और 50 पे नहीं है
20 पे भी नहीं है, 10 पर भी नहीं है। तो ये ब्लीड लाइंस जो है इसी से पहचानते हैं कि कितने रुपए का नोट है। प्लस ये जो 4, 11, 12 ये सारे एक स्पेसिफिक प्रिंटिंग होती है। इस प्रिंटिंग को बोलते हैं इंटेग्लियो प्रिंटिंग। इंटेग्लियो को आप बोल सकते हैं रेज्ड प्रिंटिंग, उभरी हुई प्रिंटिंग। और उभरी हुई प्रिंटिंग का मतलब है कि अगर आप इसको यहां से टच करेंगे तो यहां पर पता लगेगा आपको कि क्या लिखा हुआ है, क्या वहां पर पिक्चर है। तो गांधी जी का फोटो यहां पर 11 नंबर में देखिए अशोक स्तंभ, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्ब्लम। 12 नंबर में यहां पर एक देखिए छोटा सा, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ओहो, यहां पर मैं ऐसे बताता हूं, ये जो छोटा सा ब्लैक बॉक्स दिख रहा है ना, ये ब्लैक बॉक्स जो है कभी रेक्टेंगुलर मिलेगा, सर्कल मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, ये अलग अलग मिलेंगे। और ये हर नोट का एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क। इसको भी उभरा हुआ आप महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कई लोगों को ये उभरा हुआ नहीं लगे, क्योंकि हमारी आंखें हैं और हम आंखों से देख लेते हैं, हमारे वो सेंसेस इतने अच्छे नहीं है कि हम जो है आंखें बंद करके इनको उभरा हुआ महसूस कर पाए। लेकिन जो विजुअली इंपेयर्ड लोग होते हैं उनका ये टच वाला सेंस बहुत ही तेज होता है हमसे, और वो जरा सा टच से पहचान लेते हैं कि उभरा हुआ है या नहीं। तीसरा, फिर आपका देखिए यहाँ पे ब्लड लाइन हो गई, आइडेंटिफिकेशन मार्क हो गया, अशोक स्तंभ हो गया, गांधी जी, ये सारे ही इंटेग्लियो प्रिंटिंग में है, इंटेग्लियो प्रिंटिंग, ठीक है। या फिर मैंने बताया आपको कि रेज्ड प्रिंटिंग में है। फिर 5 नंबर तो गांधी जी के यहाँ पर इंडिया और भारत लिखा गया है, कुछ नहीं, आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो पता लग जाएगा। 6 नंबर में ये आपका सिक्योरिटी थ्रेड है जो ब्लू ग्रीन, ग्रीन टू ब्लू शिफ्ट होता है। फिर ये आपका सिक्योरिटी क्लॉज है, या सॉरी सिक्योरिटी क्या आपका प्रॉमिस क्लॉज है, गारंटी क्लॉज है, जिसमें मैं धारक को 2000 रुपए देने का वचन अदा करता हूं। यानी अगर आपको कुछ भी होता है, लीगल टेंडर नहीं रहता तो आपको 2000 के बदले 2000 रुपए दिए जाएंगे। यहाँ पर उर्जित पटेल का साइन है, हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है। 8 नंबर में यहाँ पर देखिए ये खाली जगह है, खाली नहीं है, यहाँ पर गांधी जी छिपे हुए हैं, यानी छिपे हुए का मतलब है कि यहाँ पर वाटर मार्क है और वो गांधी जी का है। फिर 9 नंबर में ये जो नंबरिंग है देखिए, ये पहले के नोटों में नहीं आती थी, बढ़ते हुए नंबर है, एक छोटा बड़ा बड़ा उससे बड़ा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है। और 10 नंबर में तो ये ब्लू टू ग्रीन, ग्रीन टू ब्लू लाइन जो शिफ्ट होती है उसकी प्रिंटिंग है। तो ये पूरे नोट के फीचर्स मैंने बताए, लेकिन ये नोट के फीचर हमने एक ही साइड से देखे हैं, इसको हम बोलते हैं ऑबवर्स साइड, ऑबवर्स। अगर हम आप इसको पीछे से देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स साइड। तो रिवर्स साइड के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपकी रिवर्स साइड है, इसको थोड़ा बड़ा कर ले तो अच्छे से दिख जाएगा आपको, ठीक है। इसमें तो बहुत ही कम फीचर्स हैं, और ये रिवर्स साइड है, पीछे वाली साइड। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन आपका बनता है इसका 17 नंबर, यानी मोटिव क्या है। तो ये मोटिव होता है, यहाँ पर एक इमेज कोई सी होती है, जैसे ये मंगलयान की इमेज है और अलग अलग नोट पे अलग अलग है। तो एक तो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि कौन सी इमेज है, तो मंगलयान है। 16 का मतलब है कि ये लैंग्वेज पैनल है, इस लैंग्वेज पैनल में अलग अलग गुजराती, मराठी, पंजाबी में लिखा हुआ है, 15 लैंग्वेजेस हैं। एक नोट पे वैसे 17 लैंग्वेजेस होती हैं, 15 तो इस पैनल में होती हैं और 2 जो है हिंदी और इंग्लिश को गिन ले तो 17 लैंग्वेजेस होती हैं। यहाँ पर गांधी जी का स्वच्छ भारत मिशन का लोगो है, और ये 14 नंबर जो है यहाँ पर ईयर ऑफ प्रिंटिंग है, तो 2016 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सारे फीचर्स मैंने आपको बताए नोट से रिलेटेड दोस्तों। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।